if we see, there are 8 chapters in SAPM and मोस्टली हमारे पास है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल है ना, तो थ्योरी पार्ट भी दिया हुआ है इसमें। तो आपको ये ध्यान देना है कि सिद्धेश बेटा एनोटेशन बंद कर दो, रब करो उसको। तो आपने ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ इसमें सम्स को फोकस नहीं करना है, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा भी है तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। और आपने कुछ SAPM में पढ़ा नहीं है? आपने पढ़ा होता तो मुझे पता चलता ना कुछ डाउट्स हैं नहीं है। किसी ने कुछ SAPM स्टार्ट किया है पढ़ना? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, आ रही है ना, ठीक है। तो ना अब आपको देखो SAPM में अगर आपने कुछ पहले से करके रखा है और आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे बताइए। नहीं तो देखो, अभी ना बेसिक बेसिक चीजें जो दी हुई हैं आप देखते जाओ। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में फर्क क्या होता है। सेविंग में कभी पैसा बढ़ेगा नहीं, वेयरएज इन्वेस्टमेंट में पैसा बढ़ता है। एक बेसिकली सेविंग वो होती है जो आप अपने पैसे अपने पास रखे हुए रहते हो। You keep your money with yourself at home. Block that money at home. Whereas if you invest, whereas if you give it to somebody, maybe on loan, maybe in the form of fixed deposit, है ना, maybe in the form of purchasing shares. I mean, if you give this money to somebody else, to some organization, to some institution, in regards to maybe in some consideration, for some consideration, maybe in returns, dividend, interest, etc., profits, etc. So that particular thing is converted into investment. So there is a difference between savings and investment. तो वही आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव समझाए गए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेफ्टी, देयर इज अ, हम लोग को ये सोच के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हमारा पैसा सेफ हो, ठीक है, उसमें ग्रोथ हो, मतलब पैसा बढ़ना चाहिए और उसमें से कुछ तो इनकम जनरेट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, हमको टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है। अगर जैसे अगर मैंने LIC में इन्वेस्टमेंट किया तो हमको टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा। लिक्विडिटी, मतलब जब भी चाहिए आप उसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिस्क को कम करता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स, इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के। आपको ये भी ध्यान देना है कि रिस्क एंड रिटर्न्स दोनों कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब जितना इम्पॉर्टेंट रिटर्न्स होता है ना उतना इम्पॉर्टेंट रिस्क होता है। तो रिस्क एंड रिटर्न्स में कौन सा रिलेशन देखा गया है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, ऐसा यूजुअली देखा गया। क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे ना तो रिटर्न्स बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स एवेन्यूज इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। MCQs के फॉर्म में पूछ सकते हैं ये कि आपके इंडिया में कितने सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। आप इंडिया में रहते हो, सो विद इन इंडिया व्हाट ऑल ऑप्शंस यू फाइंड टू इन्वेस्ट योर मनी इन। कहाँ कहाँ अपने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो? इक्विटी, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं किसी बैंक में, किसी कंपनी में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट के NSE सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स, जब बैंक्स को ज़रूरी होता है, पता है आपको ये कमर्शियल बैंक्स को ट्रेजरी बिल्स खरीदना ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं हम, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं। बहुत टाइप्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो एंडोमेंट, मनी बैक, वो तो आप रीड करते बैठना एक एक पॉइंट,
ठीक है। उसके बाद हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट मतलब हाउस प्रॉपर्टीज में या फिर लैंड में, बिल्डिंग में, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, पब्लिक डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, देखो कितने सारे ऑप्शंस है, यूलिप है, तो इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कोई भी 4 ऑप्शंस बन के आ सकते हैं कि आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, मतलब 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। ठीक है ना। अब जब हमने ना टैक्स भी किया था, तो आपको याद होगा जब हमने टैक्स किया था तो हमने डिडक्शंस का चैप्टर किया था डायरेक्ट टैक्स में। जब हमने डिडक्शंस किए थे तो उसमें हमने 80C किया था, इफ यू रिमेम्बर वी हैव कवर्ड सेक्शन 80C. It is for salaried person, individuals, not only for salary but for individuals. And hello, am I audible? बीच बीच में आवाज जा रहा है मैम आपका। बीच में आवाज जा रहा है क्या? अभी आ रहा है? अभी क्लियर है। हाँ, अभी अभी ठीक है क्लियर है ना? मैम। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। तो ना हमने जब ये टैक्स किया था ना तो उसमें डिडक्शन किए थे 80C के। आपको याद होगा हमने डिडक्शन किए थे 80C के, जिसकी मैक्सिमम लिमिट थी 1,50,000, याद है? तो उसमें ना आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं अगर आप LIC में फंड्स को डालोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PPF का अमाउंट, अगर आपने PPF में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हमने किए थे। ठीक है, ये आप पढ़ते बैठना क्योंकि वापस मैं रिपीट ही कर सकती है ना। यूलिप में इन्वेस्टमेंट किया, या फिर ट्यूशन फीस, याद है हमने ट्यूशन फीस की थी। एजुकेशन फीस अगर आप बच्चों के लिए भरते हो, 2 बच्चों के लिए अलाउड होती है, उसमें मैक्सिमम लिमिट आपको मिलता है 1,50,000 डिडक्शन, सबको प्लस करके। ठीक है। अच्छा, रिटर्न्स, अगर आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करने किसी भी चीज़ की, तो आप कैसे रिटर्न्स कैलकुलेट कर ले? देखो यहाँ पे फॉर्मूला दी हुई है, एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट से, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में से आपकी एनुअल इनकम कितनी आती है, उसको प्लस करेंगे एंडिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस से। मतलब एंडिंग प्राइस है आपकी 10 रुपए का शेयर, माइनस बिगिनिंग प्राइस थी 12 रुपए का शेयर। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं शेयर प्राइस बढ़ा है तो 15 रुपीज का शेयर अभी चल रहा है, माइनस बिगिनिंग प्राइस मतलब जब आपने खरीदा था 10 रुपए का, तो 15 माइनस 10 बिकम्स 5 डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस 10। याद रखो बिगिनिंग प्राइस है ना आपकी बेस प्राइस होती है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट निकालने के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा इंटू 100। ठीक है, तो आपको आंसर रेट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना। ओके, ये सारे हो गए एडवांटेजेस दिए हुए ये तो इसके इन्वेस्टमेंट के। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, आपको पता है कितने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं? 5 से 6 हमने किए थे, याद है? टाइप ए में कौन होते हैं? कंजर्वेटिव। वो सोचते हैं मैं तो रिस्क नहीं ले सकता, ओ माय गॉड मैंने रिस्क ले लिया तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, पहले से ही मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। ठीक है, उसे मॉडरेट रिटर्न भी चलते हैं। वो कहता है मुझे रिस्क नहीं लेना, बेशक मेरे पास इनकम कम जनरेट होगा ना, तो आई एम ओके विद दैट। Such type of people are known as conservative, very conservative. They are not able to absorb a minute amount of risk also. Therefore, they are known as, so therefore they are known as क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। मॉडरेटली कंजर्वेटिव मतलब, मॉडरेटली कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब पार्शियली हाँ हाँ, मतलब कंजर्वेटिव से थोड़े ऊपर होते हैं ये, एंड दे थिंक हाँ ठीक है थोड़ा रिस्क हम ले सकते हैं। समझ आ रहे हैं? वैसे ही सी में क्या होता है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड होते हैं ये, मतलब न ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं न ज्यादा ओपन होते हैं। अब डी डी कौन होते हैं? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बैलेंस्ड। किसके बीच में बैलेंस्ड? अपॉर्चुनिटीज जितनी आती है उतना लेते हैं,
लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्क को भी बैलेंस करके चलते हैं। हर फैक्टर को बैलेंस करके चलेंगे, टाइम पीरियड, ग्रोथ पीरियड, आपका ग्रोथ फैक्टर, आपका रिटर्न फैक्टर, ठीक है। और टाइप ई कौन होते हैं, सिर्फ ग्रोथ को ध्यान देते हैं, सिर्फ ग्रोथ, और बहुत ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी उनका एपेटाइट स्ट्रांग होता है रिस्क लेने के लिए। और लास्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं तो शेयर्स में, अब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि वो इन्वेस्टमेंट हाई लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी रखेगा, मतलब हाई लेवल, मुझे रिलेटिव इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया जाएगा टाइम पीरियड को, ग्रोथ को, ठीक है, मतलब टाइम भी लगेगा मुझे ग्रोथ पीरियड में आने में, क्योंकि शेयर्स ऐसे नहीं होते ना कि आज इन्वेस्टमेंट किया पैसा बढ़ गया, नहीं, यू हैव टू कीप वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, समझा। तो सेवेंथ टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स वो होते हैं। आपको पता है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच में क्या फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट हम लोग विद द होप ऑफ गुड रिटर्न्स, स्पेकुलेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं विद द होप ऑफ सब्सटेंशियल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और ये इलीगल में भी हो जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग भी ऐसे ही होता है। इन्वेस्टमेंट हम लोग नॉमिनल रिटर्न्स के लिए होप करते हैं, वेयरएज गैम्बलिंग में एडिशनल मनी अर्न करने के लिए ग्रीडी हो जाते हैं जब हम, तो गैम्बलिंग करते हैं अनसर्टन आउटकम्स के लिए, मतलब हमने सोचा नहीं है बट अनसर्टन आउटकम्स मतलब वो हो जाते हैं, ऐसे इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें आई मीन इंटेंशनली हम लोग उसमें से कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज इलीगल। तो लिखा भी हुआ है देखो, इन्वेस्टमेंट इज लीगल, गैम्बलिंग इज इलीगल। तो हम लोग उसमें डेलिबरेटली इन्वॉल्व होकर एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए मे बी इलीगल वेज में जाकर गैम्बलिंग से पैसा अर्न करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट लीगल होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको पता है क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स आप, when you divide your money into different securities, there is a bucket of securities, okay, and you divide your money, इनफैक्ट आप क्या करते हो अपने पैसों को एक जगह ना रखकर, नॉट putting and blocking your money into one type of security, rather you divide your money into different securities of maybe different companies, and because of this you get an advantage of diversified risk, because of that particular portfolio. In that particular portfolio, because you have so many types of securities available and bifurcated to you, because of this आपको ना कौन सा बेनिफिट मिलता है, बाइफर, ये क्या कहते हैं उससे, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपका जो रिस्क है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर एक जगह से ज्यादा नुकसान हो भी रहा है तो जहां दूसरे जगह पैसे लगाए हैं वहां से रिकवर हो जाते हैं। जरूरी नहीं है मार्केट में हर एक चीज में मार्केट डाउन चलेगा, नहीं, एक जगह अगर मार्केट डाउन भी है ना तो दूसरे जगह पे आपका मार्केट रोल प्ले अच्छा भी कर सकता है, समझ में आ रहा है। एक सिक्योरिटी अच्छा प्ले रोल नहीं कर रही है तो दूसरी सिक्योरिटी में आपका बैलेंस हो जाएगा, प्रॉफिट्स अर्न हो जाएंगे, तो अ प्रॉफिट, अ लॉस एट वन प्लेस कैन बी कॉम्पेंसेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द अनदर सिक्योरिटी, देयरफॉर इट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का यही होता है, सो दैट योर मनी गेट्स डाइवर्सिफाइड and the returns can be maximized at a given minimum level of risk. Therefore, we divide our money into different securities. That is known as portfolio. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आप देख लेना, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है, हु लुक्स आफ्टर टू योर पोर्टफोलियो एक्टिवली, ठीक है, आपकी जगह पे वो आपका पोर्टफोलियो वो मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। सो दैट पर्सन इज नोन एज, दैट एक्सपर्ट इज नोन एज हु हैज आइडिया व्हेन टू सेल ऑफ द शेयर्स, पर्टिकुलर एक बकेट है आपका, उसमें से कौन से शेयर्स को उठाकर कब खरीदना है कब बेचना है, तो वो उसको आइडिया है, कौन से सिक्योरिटी को में पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, कौन से टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है, ही हैज दैट आइडिया, ठीक है।
वेट 1 मिनट के लिए. So let us come to the next chapter. ये पोर्टफोलियो एनालिसिस का चैप्टर है जो आपको थोड़ा स्टडी करके बैठकर स्टडी करना पड़ेगा, और अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज क्लियर इट विद मी. एनालिसिस देखो, मैं ना आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है एनालिसिस. पोर्टफोलियो एनालिसिस वो बताता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ it is done by expert, and somebody who does it for you is known as an expert portfolio manager. ठीक है. So he goes into the process of selecting, first of all determining how much amount can you invest, first of all, first step, and then after deciding at your you know the capacity of investment, after that he will decide where to invest your money and how much your money can be diversified, and he will understand your risk appetite together with what are your objectives of investment. Maybe your objectives are long term, maybe your objectives are short term investment. You want to just invest for 2 years because you have that particular amount of money with you for just 2 years. Therefore, you want to invest it for just 2 years. So that is medium term. Medium term, we can say investment. Maybe somebody want to invest for their children to flourish in the future. Maybe to be educated in the future. After 10-15 years, maybe they want that particular amount of money for their children. Therefore, they would invest for long period of time. So looking at the objectives of a particular investor, he will invest your money. So he will have to analyze first. There are the steps. What are things to be analyzed? He will first analyze what are things I need to see before investing my client's money into different securities. Before diversifying, I will have to check with my client their objectives, their risk appetite, and their returns, what to say, expectations. Getting my point? So these are things that a manager has to analyze before opting for any amount of portfolio, any proportion of portfolio. Okay, so a most important concept comes into picture, which is known as risk and returns trade off. ठीक है. तो आपको पता है रिस्क एंड रिटर्न्स ट्रेड ऑफ में आपको ग्राफिकली भी देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. स्टैंडर्ड एविएशन में रिस्क को रिप्रेजेंट किया जाता है और रिटर्न्स मतलब रिटर्न्स. दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है. जितना आप रिस्क को हाई लेंगे, हाई रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी बढ़ेंगे. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे ना तो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे आपको उतने. जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम रिस्क नहीं लेना चाहते ना, तभी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, और हमको रिटर्न भी उतने नहीं मिलते हैं. ठीक है. फीजिबल पोर्टफोलियो मतलब सब ऐसा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो. देखो मुझे पता है रिस्क ज्यादा, रिटर्न्स भी ज्यादा, पता है मुझे. लेकिन फीजिबल पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें से हम ऐसा पोर्टफोलियो, ऐसे सिक्योरिटीज को ऐसे पोर्टफोलियो में डिवाइड करें. सच अ पोर्टफोलियो कैन बी कंस्ट्रक्टेड where I would get maximum returns at a minimum level of risk. ठीक है. ऐसे पोर्टफोलियो को कहते हैं फीजिबल पोर्टफोलियो. ठीक है. प्रोपोर्शनेटली मुझे चेक करना पड़ता है कि मेरा रिस्क कितना है और रिटर्न्स कितना है. ओके. उसी में ही आ जाता है आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो हाइपोथेसिस. मैंने आपको बताया था फीजिबल सेट ऑफ पोर्टफोलियो मतलब सबसे ज्यादा फीजिबल सेट ऑफ पोर्टफोलियो का क्या है? बी में क्यों है? क्योंकि रिटर्न्स भी ज्यादा है और ठीक है रिस्क भी ज्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी तो ज्यादा है ना. आप ई को देखो रिटर्न्स कम है, सी में तो रिटर्न्स बिल्कुल लॉस में जा रहा है, डी रिटर्न्स ही नहीं है, ए में भी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, वो एफ में भी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, मतलब मिनिमम रिटर्न्स दे रहा है. आप रिटर्न देखो बढ़ किस में रहे? बी में. तो बी हैज अ फीजिबल सेट ऑफ पोर्ट. बी जो सिक्योरिटी है ना आपकी इस पोर्टफोलियो की, उसे कहते हैं मतलब सॉरी बी इज अ पोर्टफोलियो इन विच ऑल द सिक्योरिटीज आर देयर, और ये पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो माना गया है, फीजिबल. ठीक है.
आपको मैंने ये मार्कोविट्स मॉडल समझाया था, हैरी मार्कोविट्स मॉडल ये बनाया गया था। हैरी मार्कोविट्स था जिन्होंने ये मॉडल बनाया था। उन्होंने ये मॉडल बनाते समय ये बताया था कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और रिस्क को कैसे दोनों को कंस्ट्रक्ट करते हुए अपनी अपॉर्चुनिटीज को मैच कर सकते हैं, रिटर्न्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न्स के स्पेस में रहते हुए अपने रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि अच्छा इतने रिटर्न्स, इतने रिस्क पे मैंने इतने रिटर्न्स अर्न किए हैं। तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ अर्न किए हैं वो हमको इस पिक्चर से पता लग सकता है, मतलब मार्कोविट्स मॉडल से। ठीक है, आप थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिंगल इंडेक्स मॉडल में हमने पढ़ा था कि सिंगल इंडेक्स मतलब जो जो सिर्फ प्राइस, देखो लिखा हुआ है कैजुअल ऑब्जर्वेशंस ऑफ शेयर प्राइस रिवील्स व्हेन मार्केट मूव्स अप प्राइस ऑफ द मोस्ट शेयर्स टेंड टू इंक्रीज। मतलब ये प्राइस, मार्केट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है सिंगल इंडेक्स। ठीक है, सिंगल बोला है तो मतलब एक ही इंडेक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। ठीक है, और तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना है, बस मीनिंग को आप ध्यान देना, और तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है उसमें। और उसके बाद है आपका मल्टी इंडेक्स मॉडल में हमने सिर्फ प्राइस फैक्टर को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्केट फैक्टर्स को भी ध्यान देना है। जैसे दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन उनके शेयर्स को कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है मार्केट में, कितना कम हो रहा है, क्या इकोनॉमी में कोई चेंज आया डिमोनेटाइजेशन की वजह से, इकोनॉमी ग्रो हुई है कि नीचे जा रही है, मतलब डाउन जा रही है, एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या हैं। तो सिर्फ एक फैक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं देगा सिंगल इंडेक्स में, एक फैक्टर, मल्टी इंडेक्स में अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब आपके आते हैं इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखो अभी इसमें ये सम कैसे बन के आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, अगर मैंने कह दिया आपको, एक मिनट रुकिए बताती हूँ। देखो उन्होंने पूछा क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क, मतलब स्टैंडर्ड एविएशन पूछा है। तो ना आपको है ना स्टैंडर्ड एविएशन की फॉर्मूला आ सकती है कि आप बताइए स्टैंडर्ड एविएशन की फॉर्मूला क्या हो सकती है। ठीक है, अब अभी तो सम तो नहीं पूछ सकती हूँ ना मैं, पर स्टैंडर्ड एविएशन की फॉर्मूला पूछ सकती हूँ। ठीक है, या फिर मैंने कह दिया एक हाई ग्रोथ है मेरे पास, एक इकोनॉमी में एक सिचुएशन है जिसमें हाई ग्रोथ है, जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है और जिसके रिटर्न्स 15 है। एक ही कंपनी, सन कंपनी है, उसका स्टेट ऑफ इकोनॉमी हाई ग्रोथ है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, सन लिमिटेड में 15 है। तो आप मुझे बताइए इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होगा। वैसे हम ये निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि निकालने के लिए आपको हाँ निकाल सकते हैं ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकाल सकते हैं 15 इंटू 0.3, तो आपको मिल जाएगा 4.5, है ना। अब मैंने पूछ लिया आपसे कि प्रोबेबिलिटी इतना है और रिटर्न्स इतने हैं, तो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बता सकते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की फॉर्मूला क्या होती है, पी इंटू आर, रिटर्न्स इंटू प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स तो मिल जाएगा ना, समेशन नहीं मिल पाएगा, समेशन मतलब टोटल, टोटल नहीं मिल पाएगा ना, लेकिन एक का हाई ग्रोथ का तो मिल सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की नहीं मिल सकता है। तो मैं ऐसे पूछ सकती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये तो सारे वही हैं, स्टैंडर्ड एविएशन की फॉर्मूला है, और उसके बाद या तो फिर है ना ऐसे भी हो सकता है। देखो मैंने ना आपको क्वेश्चन में बता दिया कि क्या बता दिया कि, एक मिनट रुको, देखो मैंने ना 4 कंडीशंस बता दी इकोनॉमिक ग्रोथ की, हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन, रिसेशन, एंड इट्स आर माइनस ई आर हो द होल स्क्वायर इज। अब मैंने ये चारों बता दिए, देखो ये चारों बता दिए। ठीक है, 1.44, 0.04, 0.64, 7.84 रिस्पेक्टिवली। ये क्या मैंने बता दिया, ये कॉलम दे दिया मैंने आपको, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एविएशन। अब मैंने आपको ऑप्शन दिया रहेगा एक 1.16, तो आपने कैसे सिलेक्ट करना है, सॉल्व करके सिलेक्ट करना है ना। कैसे करोगे, जो मैंने चारों फिगर्स दिए ना,
चारों का पहले एक एक का आपको स्क्वायर करना है, 1.14 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर, ऐसे करके उसका सबमेशन करना है। सबमेशन करके 1.36 का स्क्वायर रूट निकालना है और आपको जो आंसर कैलसी पे आएगा, सब कैलसी पे करना है, आपको कहीं दिखाना थोड़ी ना है, मुझे तो सीधा आंसर से मतलब है ना। मैम उसके एमसीक्यूज लिए में प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम भी चाहिए ना। ओ यस, हाँ तो मैं प्रोबेबिलिटी भी दे दूंगी। मतलब इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब क्या है, या तो मैं सीधा ऐसे भी दे सकती हूँ, पी पी आर माइनस आर द होल स्क्वायर के चारों फिगर्स, 0.432, 0.016, 0.128, 0.784, ये चारों मैंने दे दिए, ठीक है। और मैंने आपको बोला अब निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप कैसे निकालोगे, पहले इन चारों का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर फाइनल आंसर। मतलब ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा ना, 50 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपने क्या करना है, ये इसके लिए टाइम नहीं होगा फिर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से, हाँ बराबर, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1.14 को पहले प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर आपको द होल स्क्वायर करना है, तो मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस है सारे, ओके। अभी रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, अब मैंने आपको बता दिया कि ना एबीसी लिमिटेड है एक, ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी 0.3 है, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर है 140 और क्लोजिंग प्राइस है 1, सॉरी क्या कहते हैं, और XYZ कंपनी, या फिर एबीसी लेते हैं चलो, ठीक है। तो मैंने ऐसे चारों फिगर्स बता दी, 140, 110, 120, 100। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि हाई ग्रोथ का, आप मुझे इन चारों फिगर्स में से हाई ग्रोथ का क्या बताओ मुझे, रिटर्न्स बताइए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 140 से लेकर 100 तक हमने प्लस करना है, माइनस करना है, एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस प्रेजेंट प्राइस, एक एक का निकालना है, पहले हाई ग्रोथ का, फिर लो ग्रोथ का, फिर स्टैग्नेशन का, फिर रिसेशन का, ठीक है। या फिर ये बहुत अगर लंबा हो जाएगा तो मैंने सिर्फ दो देने, हाई ग्रोथ एंड लो ग्रोथ का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बताइए। जब हाई ग्रोथ होगा तो 140 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, ये 100 क्या मैंने बोला, इंटू 100 तो परसेंटेज करने के लिए, लेकिन ये माइनस 100 और अपॉन 100 क्या है, ये इनिशियल प्राइस होता है। इनिशियल प्राइस मतलब जो बिगिनिंग प्राइस होती है हमारी, तो एक्सपेक्टेड प्राइस मतलब जो आज की प्राइस है माइनस बिगिनिंग प्राइस अपॉन बिगिनिंग प्राइस इनटू 100। अब यहाँ पे बिगिनिंग प्राइस को उन्होंने प्रेजेंट प्राइस बोला है, प्रेजेंट मतलब जब फेस वैल्यू वाला प्राइस 100 रुपीज, आप कुछ भी लिखें चलता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही मैंने ऐसे पूछना है, हाई ग्रोथ का बताइए 140 अगर प्राइस है, या फिर मैंने हाई ग्रोथ नहीं भी दिया, मैंने सिंपली बोला अगर आपका 140 रुपीज प्राइस है एक्सपेक्टेड प्राइस और इनिशियल प्राइस था 100 रुपीज, ये मैंने ना भी बताया 100 तो भी आपने समझना है 100 है, नहीं भी बताया ना तो भी 100 समझना है, ठीक है ना, ये समझ गए, इसमें कुछ डाउट है, ये वही है सारा, वापस रिटर्न्स कैलकुलेट करने का, कितना इजी है मतलब ऐसे पीएम तो मुझे लगता है इसमें डाउट क्या भी होगा। कोवरेंस की फॉर्मूला बस याद कर लो, ठीक है, कोवरेंस की फॉर्मूला पूछ सकते हैं, और क्या है, मतलब मैंने अगर वैल्यूज भी दे दी समझो, अब वैल्यूज दे दी मैंने, समेशन ऑफ आर ए माइनस आर ए बार, आर एम माइनस आर एम बार होल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, अब मैंने बता दिया नंबर ऑफ ईयर्स 8 हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। अब मैंने ये भी बता दिया सब्मिशन ऑफ आर ए माइनस आर ए बार कितना है, समझो वो है, एक नंबर बता दिया, आर एम माइनस आर एम बार उसका सबमिशन इतना है। अब आप मुझे सॉल्व करके बताइए कोवरेंस क्या होगा, तो क्या आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, मतलब आर ए माइनस आर ए बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार, इसका सबमिशन, तो मैंने ये सबमिशन दे रखा है आपको 100.625 मैंने दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दो कॉलम्स होते हैं अलग अलग, इन दो कॉलम्स को अगर आप सम्स याद करो तो ये दो अलग अलग कॉलम्स हम बनाते हैं, आर ए माइनस आर ए बार, आर एम माइनस आर एम बार, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना
और फिर सबका टोटल करते हैं, उसे कहते हैं सबमिशन ऑफ आर एम माइनस आर ए बार, आर एम माइनस आर एम बार। उसका मैंने आपको टोटल दे रखा है, पूरे कॉलम का मैंने आपको टोटल दे रखा है, और मैंने ये भी बताया है नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। तो क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोवेरिएंस के आंसर नहीं निकाल पाएंगे 14.375? फॉर्मूला आपको आनी चाहिए ना। बस हर देखो, मैं अलग अलग से नहीं बताती बैठ सकती। अभी हर जो भी कोई भी बीटा है तो बीटा का भी फॉर्मूला याद करो। मैंने फिगर्स अगर बतानी है आपको तो मैं सेम फिगर्स बता दूंगी कि अच्छा इसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ आर एम माइनस आर एम बार, आर ए माइनस आर ए बार, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला वही सेम, डिवाइडेड बाय एन अपॉन एन माइनस वन, मतलब पहले कोवेरिएंस निकालना है और फिर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ मार्केट। तो वो कैसे निकालते हैं, सबमिशन ऑफ आर एम माइनस आर एम बाय द होल स्क्वायर एन अपॉन वन, सॉरी एन माइनस वन डिनोमिनेटर में। तो अब मैंने दोनों फिगर्स बता दिए, न्यूमरेटर 2.5, डिनोमिनेटर 1.5। आप डिवाइड करके आंसर नहीं निकाल सकते, या फिर मैंने सिर्फ ये पूछ लिया, सिर्फ ये आप मुझे बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट व्हाइल कैलकुलेटिंग बीटा कितना आएगा, अगर मतलब 1.5 कैसे आएगा अगर मैंने आपको फिगर्स दे दी कि आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर का सबमिशन है 6 और नंबर ऑफ ईयर्स है 5, तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते 6/5 माइनस 1 मतलब 6/4, मतलब आंसर आएगा 5। बस यही तो है, मैं इन्हीं में से कुछ भी पूछ सकती हूँ, आप रेडी रहो। आप सम्स को फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको जरूर एमसीक्यू सॉल्व करने आएंगे। मैं फर्स्ट डे से आपको यही तो समझा रही हूँ, ठीक है? आप सुन भी रहे हो सारे? यस हाँ मैडम। हाँ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे देखो, अभी और कुछ इस चैप्टर में है क्या? बीटा हो गया, कोवेरिएंस हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ये आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स है, इसकी स्टेप्स एक बार देख लेना, ठीक है? तो इसका ना मैं ऐसे फाइनल पूछ सकती हूँ। अभी मैंने ना एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करके आपको दे दिया, ये देखो होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स के इसमें आ जाइए, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। देखो या तो मीनिंग आ सकती है होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स क्या होता है, मीनिंग याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या होती है, प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग प्लस डिविजन अपॉन प्राइस एट द बिगिनिंग इनटू 100। तो सबसे इजी है। अब मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको मिस्टर खुशहाल वाला, सेम क्वेश्चन मैंने कंस्ट्रक्ट करके दे दिया। बस आपने कैलसी उठाना है, सॉल्व करते जाना है। आपके पास नोटबुक पड़ी रहेगी एक रफ में, रफ नोटबुक लेकर बैठना, उसको सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, मतलब आपकी मर्जी है रफ में भी सॉल्व कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसका स्टेप क्या है। और ये फाइनल आंसर दिया था 24.286, ये दिया रहेगा आपको ऑप्शन में, यही आपको सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। मैंने क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करके दे देना है इसका, इसको तो प्रैक्टिकली एमसीक्यूज में भी सॉल्व कर सकते हैं ना, ये तो स्टेप वाइज है ना, ठीक है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स का एक छोटा सा क्वेश्चन बनके आ सकता है, या फिर उसकी मीनिंग आ सकती है, या फिर मैं डायरेक्टली बता दूं आपके टोटल रिटर्न है 74,500, इन्वेस्टमेंट है 92,000, आप बताइए एचपीआर क्या होगा, मतलब शॉर्टकट भी हो सकता है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। या फिर मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि अगर अगर ब्रोकरेज है तो परचेजेस में अगर मैंने बोला परचेज 87 है और ब्रोकरेज 6,000 है, तो आपका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपने बताना 92,000 हमारा टोटल प्राइस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ब्रोकरेज माइनस कर देते हैं, ये ध्यान नहीं रखते वो परचेज है, तो परचेज में ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल्स में ब्रोकरेज लेस होता है, ये भी तो ध्यान देना है ना। और मैंने पूछ लिया सेल्स है आपका 1,70,000 और ब्रोकरेज है 65